Welcome to our channel Learning Zoology with AC. I am Dr. Aruna Chakravarti, Associate Professor of Zoology, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर सेल बायोलॉजी के अंतर्गत न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियस जो है सेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह समस्त सेल्यूलर फंक्शंस का नियंत्रण करता है। सेल्यूलर रिएक्शंस जो होती हैं, कोशिकीय क्रियाएं जो होती हैं, उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। न्यूक्लिएटेड या केंद्रक विहीन सेल का कुछ अंश या एक अकेंद्रकीय सेल जो होता है अल्प समय के लिए सक्रिय होता है। इसकी वृद्धि करने की क्षमता काफ़ी सीमित हो जाती है। इस प्रकार की सेल जो होती हैं जनन और विभाजन करने में पूर्णतया असमर्थ होती हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम और उन पर जीन जो होते हैं विद्यमान होते हैं, जो कि हेरिडिटरी यूनिट आनुवंशिकी की इकाई होती हैं। ग्रीक भाषा में इस शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? कैरियन। अतः केंद्रक का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? कैरियोलॉजी या केंद्रक विज्ञान कहलाता है। यदि हम न्यूक्लियस की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो केंद्रक को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने मछली की लाल रुधिर कणिकाओं में देखा था। इसके पश्चात जो था फांटाना ने 1781 में इसे सर्पमीन या ईल की त्वचा की कोशिकाओं में देखा था, किंतु सेल में नियत अंग के रूप में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। इसलिए खोज का श्रेय जो होता है ब्राउन को ही दिया गया। न्यूक्लियस से संबंधित अनेक एक्सपेरिमेंट किए गए। मिस्टर ने 1870 में न्यूक्लियर सब्सटेंस को पृथक किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। इस पदार्थ को अम्लीय प्रकृति के कारण एल्पमैन ने 1899 में इसके लिए न्यूक्लिक एसिड शब्द को प्रयोग किया। सेल डिवीज़न जो था इसके बारे में 1849 में हाफ मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस में डिवीज़न सेल डिवीज़न को देखा। वाल्डियर ने 1888 में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का अध्ययन किया। कॉजेल ने न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजीनस जो होते हैं क्षारक प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स की खोज की। 1910 में लेविन ने न्यूक्लिक एसिड में राइबोज और डी राइबोज जो होती है शर्करा का ज्ञान किया। इसके बाद में जो था फल्गन नामक साइंटिस्ट जिन्होंने 1924 में न्यूक्लियस में डीएनए की उपस्थिति को प्रदर्शित किया और इसके लिए उन्होंने एक विशिष्ट जो होता है स्टेनिंग टेक्निक का विकास किया और इस टेक्निक को उन्होंने क्या कहा? फल्गन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशन की। यदि हम बात करें न्यूक्लियस की तो विभिन्न प्रकार की सेल में न्यूक्लियस की स्थिति जो होती है भिन्न भिन्न होती है, परंतु एक ही प्रकार की समस्त सेल में इसकी स्थिति निश्चित होती है। सामान्यतया ये जो होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल में न्यूक्लियस जो होते हैं मध्य में पाया जाता है। फैटी टिश्यू की कोशिकाओं में ये पेरिफेरल होते हैं। ग्लैंडुलर सेल या एसिटेबुलेरिया जो होते हैं नामक हरे शैवाल की सेल में न्यूक्लियस की स्थिति बेसल होती है। तो एनिमल सेल में ये प्रायः जो देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, किंतु प्लांट सेल में यह सेल के द्रव्यात्मक जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा सगा रहता है। इसके बाद में यदि हम बात करें नंबर्स की बात करें तो अधिकांश कोशिकाओं में सामान्यतः केवल एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इन सेल्स को हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट सेल। कुछ सेल्स जो होती हैं इनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। कुछ सेल्स में जो कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं इन्हें हम बायन्यूक्लिएट कहते हैं। कुछ सीलिएट्स जो होते हैं प्रोटोजोन्स जो होते हैं जिनमें पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनमें एक न्यूक्लियस जो होता है वो होता है मैक्रोन्यूक्लियस या जिसे हम कहते हैं एक केंद्रक जो होता है ट्रोफोन्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो कि शरीर के पोषण संबंधी क्रिया से संबंधित होता है। और माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है जो कि जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, जनन केंद्रक होता है, जो कि सेल की जनन संबंधी क्रियाओं को नियमित करता है।
लिवर और कार्टिलेज सेल में भी दो दो न्यूक्लियस जो होते हैं बेसिकली पाए जाते हैं। कुछ सेल में दो से अधिक जो होते हैं 3 से 100 तक के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। अनेक न्यूक्लियस जो एनिमल सेल्स जो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सिंसिशिया। एस्केरिस की एपिडर्मिस और स्केलेटल जो होती हैं मसल फाइबर ऐसी ही सेल्स होती हैं, दो से अधिक जो होते हैं न्यूक्लियस युक्त जो होते हैं। प्लांट सेल को जो हम कहते हैं सीनोसाइट। प्लांट सेल्स जो होती हैं हम क्या कहते हैं, दो से अधिक न्यूक्लियस युक्त प्लांट सेल को हम क्या कहेंगे, सीनोसाइट या संघ कोशिका कहते हैं। पादपों में जो होते हैं साइफोनल शैवाल इस प्रकार की कोशिका युक्त होते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है डिवीजन या जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस हुए बिना जो होता है न्यूक्लियस के बार बार विभाजन होने के फलस्वरूप एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल का निर्माण होता है। मैमल्स की जो मैच्योर जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ऊंट और लामा को छोड़कर अन्य जो होते हैं उच्च प्लांट में पदार्थों के परिवहन से संबंधित कुछ सेल में न्यूक्लियस का अभाव होता है। नेक्स्ट इसकी शेप की बात करें तो सेल के आकार के अनुसार न्यूक्लियस की आकृति जो होती है विभिन्नता पाई जाती है। केंद्रक की आकृति मुख्यतः जो होती है पर्यावरण और कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। नॉर्मली जो होते हैं राउंडेड होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं। सेल्स में न्यूक्लियस जो होते हैं गोलाकार ही होते हैं। इस प्रकार जो होते हैं सिलिंड्रिकल, प्रिज्मेटिक, फ्यूजिफॉर्म सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, दीर्घवृत्तज या जिसे हम कहते हैं इलिप्सॉइड। स्क्वेमस सेल्स जो होती हैं इनमें कैसे पाए जाते हैं, डिस्कॉइडल पाए जाते हैं, चक्रिकाभ पाए जाते हैं। मनुष्य की न्यूट्रोफिल्स में जो होते हैं न्यूक्लियस जो होते हैं ट्राइलोब्ड होते हैं। कुछ सेल्स जैसे WBC, इन्फ्यूसोरिया, अनेक इंसेक्ट की ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं स्पर्म इत्यादि में क्या होते हैं इरेगुलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनकी साइज की बात करें तो विभिन्न जातियों के प्राणियों, एक ही प्राणी की विभिन्न सेल्स तथा एक ही सेल्स के विभिन्न अवस्थाओं में केंद्रक का साइज जो होता है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। न्यूक्लियस का परिमाण यदि हम साइज की बात करें तो सेल के प्रकार पर निर्भर न होकर सेल की क्रिया पर निर्भर करता है। एक क्रियाशील सेल में प्रायः न्यूक्लियस बड़ा तथा निष्क्रिय सेल्स में न्यूक्लियस छोटा होता है। प्रत्येक सेल के आयतन और न्यूक्लियर आयतन के बीच का एक अनुपात जो होता है एक रेशो पाया जाता है जो कि प्रत्येक सेल का अभिलक्षण होता है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। यदि हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरफेस जो होता है न्यूक्लियस में निम्नलिखित रचनाएं दिखाई देती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसे हम न्यूक्लियर एनवलप या केंद्रकीय आवरण या न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं और ये जो होती है इन्हें हम कैरीथीका भी कहते हैं, कैरियोथीका भी कहते हैं। तो ये केंद्रक पदार्थ को जो होते हैं साइटोप्लाज्म से पृथक करती हैं। इसका वर्णन सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1833 में प्रस्तुत किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। ये आवरण से झिल्लियों का बना होता है। दोनों झिल्लियां जो होती हैं कैसी होती हैं, संरचना में यूनिट मेम्ब्रेन होती हैं। अन्य सेल मेम्ब्रेन की तरह प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दोहरी कला जो होती है स्ट्रक्चर प्रस्तुत करने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था केलन एंड टॉम्पलिन, केलन और टॉम्बलिन जो था इन्होंने 1950 में प्रस्तुत किया था। प्रत्येक झिल्ली जो होती है 75 से 90 एंगस्ट्रॉम मोटी रहती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य उपस्थित स्थान को हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। बाहरी झिल्ली पर राइबोसोम लगे होते हैं। कई स्थानों पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी रहती है। कुछ सेल में न्यूक्लियर आवरण और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य सीधे जो होता है कनेक्शन पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन के नीचे लगभग 300 एंगस्ट्रॉम समान मोटाई के एक जो होते हैं फिलामेंटस स्तर पाया जाता है। इसे हम कहते हैं फाइब्रस लैमिना। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर असंख्य छिद्र दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स।
इनकी संख्या जो होती है विभिन्न जातियों और सेल के प्रकार पर भिन्न भिन्न होती है। सी अर्चिन के ओसाइड्स में प्रति वर्ग जो होती है माइक्रोन में 40 से 80 छिद्र पाए जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर उपस्थित प्रत्येक छिद्र जो होता है ऑक्टोगोनल अष्टभुजाकार होता है। इसका व्यास जो होता है 600 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। दो छिद्रों के मध्य की दूरी 1500 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। प्रत्येक छिद्र जो होता है एक एन्युलाई नामक वृत्ताकार रचना से घिरा रहता है। यह अक्रिस्टलीय प्रोटीन की बनी होती है। अंदर की ओर न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्र की द्रव्य जो होता है और बाहर की ओर जो होती है साइटोप्लाज्म द्वारा विस्तारित होता है। छिद्र और वलयिका को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एपर्चर द्वारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। छिद्रों के चारों ओर स्थित जो होती हैं वलिकाएं जो होती हैं छिद्रों में से विभिन्न प्रकार के अणुओं के आकार और स्वभाव के अनुरूप उनके पारगमन को रेगुलेट करती हैं। सेल डिवीजन की पूर्वावस्था या प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डिसअपियर हो जाती है। विभाजन की अंतिम अवस्था जिसे हम कहते हैं टीलोफेज जो होती है इसमें ये पुनः प्रकट हो जाती है। तो इसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है इसका ओरिजिन की बात करें तो सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माना गया है। सेल डिवीजन की अंतिम अवस्था में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी क्रोमोसोम के चारों ओर एकत्रित होकर एक दूसरे से फ्यूज होना आरंभ करती है। इस प्रकार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ओरिजिन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य। तो केंद्र की झिल्ली के भीतर एक पारदर्शी अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। यह कम जो होता है विस्कोसिटी वाला जो होता है होमोजीनस ग्रेन्युलर प्रोटीन सॉल्व होता है जो कि जिलेटिनस हो जाता है आवश्यकता अनुसार। प्राथमिक रूप से प्रोटीन का बना हुआ होता है। एंजाइम का कार्यस्थल होता है। इसकी नेचर जो होती है सेल डिवीजन की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तित होती रहती है। यह प्रोटीन फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड का मिश्रण होता है। इसमें राइबोन्यूक्लियेज डाइपेप्टिडेज और क्षारीय अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होते हैं एंजाइम्स मुख्यतः पाए जाते हैं। खोजों के अनुसार न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक रस जो होता है प्लांट सेल्स में विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। साइंटिस्ट का नाम है बर्नहार्ड जिसने 1968 के अनुसार न्यूक्लियोप्लाज्म में रेशेदार जो या कहते हैं फाइब्रिलर जो होते हैं या ग्रेन्युलर जो होते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं आरएनपी उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन पदार्थ के समीप जो होते हैं अंतर क्रोमेटिन फाइब्रिल्स उपस्थित होते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने हुए होते हैं। 250 एंगस्ट्रॉन्ग डायमीटर के होते हैं। इसी के साथ 450 एंगस्ट्रॉन्ग डायमीटर के अनेक जो होते हैं पेरीक्रोमेटिक आरएनपी ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में अनेक लंबे कुंडलित जो होते हैं 300 से 400 एंगस्ट्रॉन्ग व्यास की राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बॉडी स्थित होती है। क्रोमेटिन जो है वो अंतरावस्था केंद्रक में अनेक धागेनुमा कुंडलित एवं लंबी रचनाओं का जाल फैला रहता है। इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इनको किसी भी जो होते हैं अल्कलाइन स्टेन क्षारीय अभिरंजक जैसे बेसिक फ्यूस्टियन जो होते हैं से अभिरंजित किया जाता है। सेल डिवीजन के समय ये जाल मोटे परंतु छोटे क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं। क्रोमेटिन पर किए गए प्रयोगों से क्रोमेटिन में डीएनए आरएनए हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन को ज्ञात किया गया। क्रोमेटिन सूत्रों को क्रोमोसोम का अंतरावस्था रूप माना जाता है। सामान्यतः क्रोमेटिन पदार्थ जो होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन रीजन होते हैं। ये दोनों डीएनए के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन पदार्थ का कुछ भाग जो होता है अंतरावस्था या जिसे हम कहते हैं इंटरफेज एवं विभाजन की प्रथम अवस्था प्रोफेज में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा गहरे डार्क स्टेन हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम के अत्यंत कंडेंस क्षेत्र होते हैं जिनमें क्रोमेटिन पदार्थ की सघनता अधिक होती है। हिट्स ने 1928 के अनुसार जो थे हेट्रोक्रोमेटिन ने इसका नाम दिया। इन क्रोमेटिन पदार्थों में अनेक गहरे मोतीनुमा क्रोमोमियर्स जो होते हैं उपस्थित होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन प्रदेश में यू क्रोमेटिन की अपेक्षा राइबोन्यूक्लिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। इस भाग पर आरएनए की अधिकता और डीएनए की कमी होने के कारण यह मेटाबॉलिकली
और जेनेटिक रूप से अक्रियाशील होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन पदार्थ सामान्यतः सेंट्रोमियर के समीप, क्रोमोसोम के अंतस्थ भाग के निकट और न्यूक्लियस के घनिष्ठ संपर्क में पाया जाता है। क्रोमोसोम के वे क्षेत्र जो अंतरावस्था में हेट्रोक्रोमेटिन की अपेक्षा कम गहरे अभिरंजित होते हैं यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। इनके कम गहरे अभिरंजित होने के कारण इसका कम संघनन होता है। इस भाग में हेट्रोक्रोमेटिन की अपेक्षा डीएनए अधिक होता है। इस प्रकार हेट्रोक्रोमेटिन अंतरावस्था केंद्रक की क्रोमोसोम के गहरे अभिरंजित और संघनित क्षेत्रों को प्रकट करता है। यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम के हल्के अभिरंजित और संघनित क्षेत्र होते हैं। सूत्रीय विभाजन के समय यूक्रोमेटिक क्षेत्रों की अपेक्षा हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्र अधिक गहरे और हल्के अभिरंजित हो सकते हैं। इस घटनाओं को क्रमशः पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हेट्रोपिक्नोसिस कहते हैं। हेट्रोपिक्नोसिस जो होती है कई जातियों के सेक्स क्रोमोसोम का अभिलक्षण होता है, अन्य क्रोमोसोम में भी देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन की भौतिक संरचना में अंतर देखा गया है। हेट्रोक्रोमेटिन 250 एंगस्ट्रॉम जो होते हैं साइज के फाइब्रिल्स का बना होता है, जबकि यूक्रोमेटिन 30 से 80 एंगस्ट्रॉम साइज के फाइब्रिल्स होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन अलग अलग पदार्थ नहीं होते, बल्कि ये क्रोमोसोम के अलग अलग अवस्थाओं को निरूपित करते हैं। यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम के आनुवंशिक सक्रिय जेनेटिकली एक्टिव अंशों को प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि क्रोमोसोम के यूक्रोमेटिक क्षेत्रों की अपेक्षा हेट्रोक्रोमेटिक क्षेत्र की रेप्लिकेशन धीमी गति से बनती है। एक क्रोमोसोम क्षेत्र एक समय में यूक्रोमेटिन के रूप में सक्रिय और दूसरे समय में हेट्रोक्रोमेटिन की अभिरंजी स्टेनिंग रिस्पॉन्स केवल उसकी कंडेंसेशन अवस्था का ही प्रतिबिंब नहीं होती, बल्कि उसकी मेटाबॉलिक अवस्था का सेल्यूलर एक्सप्रेशन होती है। ब्राउन के अनुसार हेट्रोक्रोमेटिन पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ये जो होते हैं जो कि इनएक्टिविटी की अस्थायी अवस्था होती है, निष्क्रियता की अस्थायी अवस्था होती है, जिसमें कि पेयर का एक क्रोमोसोम आंशिक या पूर्ण रूप से हेट्रोक्रोमेटिक हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैमल्स में मादा की जो सोमेटिक सेल्स में 2x क्रोमोसोम में से कोई एक हेट्रोक्रोमेटिक होकर सेक्स क्रोमेशन या क्या कहते हैं बार बॉडी बनाता है। इसे सर्वप्रथम बार या बैर्ट्रॉम ने 1944 में देखा था। मेल की सोमेटिक सेल्स में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है जो यूक्रोमेटिक होता है। इस प्रकार हेट्रोक्रोमेटिक एम्ब्रियो जेनेसिस के समय लगभग विकास में 16 से 18वें दिन होता है। इससे पूर्व दोनों एक्स क्रोमोसोम यूक्रोमेटिक ही रहते हैं। इस प्रकार वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन अपरोक्ष रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन से संबंधित होता है ना। इसके बाद में जो था गुडनेगू और लेविन जो थे 1974 के अनुसार अंतरावस्था केंद्रकों में एक अन्य प्रकार का गहरा अभिरंजित और दृढ़ कुंडलित हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है जो कि कंडेंस्ड हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है। इसका कार्य जीन रेगुलेशन संबंधी होता है। ब्रिटेन और कोहन जो था 1968 के अनुसार जो थे प्लांट सेल में वैकल्पिक हेट्रोक्रोमेटिन एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन जो कि अधिक स्थायी प्रकार का हेट्रोक्रोमेटिन जो कि पेयर के दोनों क्रोमोसोम में पाया जाता है। सामान्यतः सेंट्रोमियर वाले प्रदेशों, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के टीलोमियर्स वाले प्रदेशों, क्रोमोसोम के अन्य भागों में पट्टियों के रूप में मिलता है। जंतुओं और पेड़ पौधों दोनों में ही इसका न्यूक्लियोलाई घनिष्ठ संबंध होता है। उदाहरण के लिए हेट्रोक्रोमेटिन ड्रोसोफिला की प्यूपा, लार्वा, वयस्क की सेल्स में न्यूक्लियस में सेंट्रोमियर के समीप पाया जाता है। इस स्थान पर जो होते हैं पुनरुक्ति सैटेलाइट डीएनए उपस्थित रहता है। डीएनए सेल साइकिल की जो होती है संश्लेषी अवस्था एस फेज में पुनरावृत्ति नहीं करता है। इसके स्थान पर इनमें पुनरावृत्ति G2 अवस्था पर कुछ पूर्व होती है। ऐसा माना जाता है क्रोमोसोम के जो ऑर्गेनाइजर हेट्रोक्रोमेटिन भाग में जेनेटिकली क्रियाशीलता का अभाव होता है। आधुनिक मत के अनुसार हेट्रोक्रोमेटिन के इस प्रदेश में महत्वपूर्ण जीन्स देखे गए हैं। राइबोसोमल आरएनए जो होता है इनमें 5S आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के लिए कुछ विशेष पॉलीजीन्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं निम्नलिखित कार्य करते हैं। ये राइबोसोम्स जो होते हैं, न्यूक्लियोलर जो होते हैं आयोजक एवं 5s आरएनए एवं ट्रांसफर आरएनए अणुओं के निर्माण में भाग लेते हैं। सेंट्रोमेरिक हेट्रोक्रोमेटिन सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के सेपरेशन में भाग लेते हैं। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के समय या पेयर्स के बनते समय होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के समीप आने के लिए आकर्षण उत्पन्न करता है। या डीएनए की रेप्लिकेशन पुनरावृत्ति और ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूक्रोमेटिन में हेट्रोक्रोमेटिन चैम्बर जो होता है जीनोम को अनेक फंक्शनल यूनिट में बांटते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के विराम बिंदुओं या जिसे हम कहते हैं स्टॉप पॉइंट का कार्य करते हैं। या जीवों की जनन क्षमता में अवरोध फर्टिलिटी बैरियर स्थापित करता है। विभिन्न जातियों के जो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड में गैमेट निर्माण के समय क्रोमोसोम के युग्मन को पूर्ण नहीं होने देता। इस प्रकार ये जाति निर्माण और उनके एक्सपेंशन और जैविक विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सहायता करता है। यह जीनोम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बाह्य विघटनकारी बलों और विकासवादी परिवर्तनों से रक्षा करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूक्लियस के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।